नमस्ते। इसके पहले कब आपने एक आर्किटेक्ट को एक पॉडकास्ट में सुना है या फिर किसी आर्किटेक्ट से सीधे आपने इंटरेक्शन किया है या उसके उनके थॉट समझने को ट्राई किया है? नहीं किया है। नमस्ते, मैं हूं पृथ्वी बंग, आर्किटेक्चरल डायलॉग्स के पहले एपिसोड के साथ फ्रॉम विगेश मार्केटिंग एंड विद अस टुडे वी हैव मिस्टर सुशांक पाथेकर। नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। टू स्टार्ट विथ, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं खुद इनका इंट्रोडक्शन आपको दूं। डेफिनेटली एक आर्किटेक्ट है, ये 361 बिट एक ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है, बट मैं ये चाहूंगा कि आज के हमारे डिस्कशन से और इनके विचारों से आप इन्हें समझे और आप खुद इनका इंट्रोडक्शन बनाए। टू स्टार्ट विथ सर, जब आपने ये स्ट्रीम चूज करी आर्किटेक्चर की, Yeah. व्हाट वाज दैट वन रीजन? क्योंकि आप पहले कॉमर्स स्ट्रीम में थे, उससे आपने स्ट्रीम में शिफ्ट किया, व्हिच इज वेरी डिफरेंट इन माय ओपिनियन। Correct. तो व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू मेक दिस शिफ्ट? Okay, great. Good morning, Pratha. And first of all, thank you. मुझे invite करने के लिए. It's been my pleasure. So yeah, I have done my architecture from VNIT College, नागपुर से. तो मैंने कॉमर्स में नहीं, आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ओके, बट कॉमर्स में इंटरेस्टेड बहुत हूँ. अच्छा, अरे वाह। तो जैसे फाइनेंस, बिजनेस, हाँ। ये सब मुझे में उतना ही इंटरेस्ट है जितना डिजाइन और आर्किटेक्चर में। तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, मतलब जो 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, तो उसके अंदर जब कोर्स कर रहे थे तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बिजनेस को लेकर सब्जेक्ट्स ही नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं। फाइनेंस को लेकर सब्जेक्ट, पूरा फोकस जो होता है वो डिजाइन, आर्किटेक्चर और उसी के अराउंड में होता है. एक पार्ट ये भी है कि वो सही भी है, बट जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वहाँ वो एक मोमेंट था, इसलिए मैं, और मुझे क्योंकि पर्सनली इंटरेस्टेड था तो मैं सीखते रहता था, वर्कशॉप्स, कुछ कोर्सेज हो गए ऑनलाइन, ये करते रहता था. 361 बिट की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी, मैं बोल सकता हूँ हमारे सेकंड ईयर में ही हो गई थी. ओके, जब आप कॉलेज में थे। क्योंकि हमारे अंदर वो कीड़ा था कुछ करने का. 361 बिट के जाने से पहले एक बहुत मेजर सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आर्किटेक्चर के करिकुलम के ऊपर. ओके सर, मैं खुद लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन. अच्छा. मेरा भी 5 साल का कोर्स रहा है. राइट. और टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे 5 साल के कोर्स में एक भी बार हमको कोर्ट विजिट नहीं रही. एक भी बार हमें कोर्ट ऑफिशियली कॉलेज की तरफ ले जाया नहीं गया. राइट. तो आपके हिसाब से, जब आपने कोर्स जबकि वीएनआईटी से करा है, जो कि बहुत एक प्रचलित कॉलेज है, आपके ओपिनियन में क्या ऐसे चेंजेस आने चाहिए इस आर्किटेक्चर के कोर्स में, क्योंकि ये इतना बड़ा है, हाफ अ डेकेड का कोर्स है? राइट. आर्किटेक्चर जो कोर्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रूम में बैठकर नहीं सीखा जा सकता, एक स्टूडियो में बैठकर नहीं सीखा जा सकता, और यही हो रहा है अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है. ओके. सेम जैसे आपने बोला कि मुझे कोर्ट जाने नहीं मिला, वैसे ही हमको कभी साइट पे जाने नहीं मिला पूरे 5 साल में. तो जो कुछ होता था हम खुद से करते थे. हम संडे को निकल जाते थे, जो भी हमारे साइट चल रहे हैं नागपुर में, वहां जाके खड़े होके देखना या कोशिश करना कि किसी तरीके से अंदर घुस जाए. तो ये सब होना चाहिए. और आर्किटेक्चर हमें सीखना है तो वो साइट पर ही आप सीख सकते हो, रूम में बैठकर नहीं सीख सकते. रूम में बैठकर जो हम लैपटॉप पे काम करते हैं वो उसका 50% काम हो गया, बट 50% काम साइट पे होता है, जो हमें समझता है कि रियल स्केल मटेरियल क्या है, लेबर को कैसे हैंडल करना है, उनको कॉन्ट्रैक्टर को कैसे समझाना है, साइट पे कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे हैंडल करना है. ये सब सारी चीजें जो है ना, ये कॉलेजेस में नहीं होती है, ये करिकुलम में नहीं होती है. इसीलिए आर्किटेक्चर में बोलते हैं कि रियल आर्किटेक्चर तुम्हारा स्टार्ट होता है कॉलेज होने के बाद, जब तुम रियल प्रैक्टिस में आते हो. तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए. अलग अलग माध्यम के तरीके से. और 361 बिट स्टार्ट करने का भी यही एक रीजन था. मतलब हम लोग ने उसका बात पूरे तरीके से कर ही लिया कि क्यों स्टार्ट हुआ था. एग्जैक्टली सर, इसलिए मैं सोचा कि इसके थ्रू ये टॉपिक पे हो. सर, 361 बिट, पर तो आप नाम बताइए कि इसका ये नाम का रीजन क्या है? मैं चाहूंगा कि आप इसको गेस करो कि क्या हो सकता है. 361 बिट सर, मेरे ओपिनियन में तो ये कोई टेक्निकल टर्म है. अच्छा. सर नॉट एक तरीके से ये लाइव ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट ये जो एक बाइट्रेट करके जो एक उसका एक थोड़ा सा बिट करके. अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ जी सर. तो जहा हदीद आर्किटेक्ट, जो बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी, तो वो कहते थे कि क्यों हम लोग 360 डिग्री में ही उलझे हुए हैं. पूरी जो अर्थ है उसका पूरा अगर हम लोग एंगल देखें तो 90 के 4 क्वाड्रेंट, तो 360 डिग्री में ही हम लोग घूम रहे हैं. इसके बियॉन्ड कोई नहीं सोच रहा है, इसके बियॉन्ड कोई काम नहीं कर रहा है. सर लाइक कि हम लोग 1 डिग्री आगे जाते हैं. 360 बिट जो है वो टेक्निकल टर्म है, जो 01 बिट जो होता है कंप्यूटर कोडिंग, वही हम लोग ने, क्योंकि आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उसका वहां से बिट आया था. बिट मतलब एक बहुत ही स्मॉल स्टेप, बट 360 डिग्री के बियॉन्ड.
सो वहां से आया 361 बिट। ये देखिए आप, मैं एक चीज आप चाहूंगा आप सब नोटिस करिए जो सुन रहे हैं, कितना आसान होता है सुशांत डिजाइन नाम रखना, एसपी डिजाइन नाम रखना, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी इन्हीं चीजों में निकलती है। करेक्ट। आपके ऑफिस के, क्योंकि इससे आप एक रोज ताल्लुकात रखोगे। Yes, और ये yes, आपको इंस्पायर करना चाहिए, बिल्कुल। तभी आप उस ऑफिस में आके काम कर पाएंगे। तभी इसका लॉजिक आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 361 बिट। जी सर। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि आज तक मतलब जो भी हमारे ऑफिस में आया 361 बिट को लेकर, क्योंकि हम ऑफिस में वही एक छोटा सा नाम रखा है बस, तो हर किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि बताइए 361 बिट क्या कैसे रीजन आया, है, क्या कहानी है इसके पीछे, और मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि आप गेस करो। सर। इसलिए नेचुरली आपके अंदर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप मतलब हर एक छोटी चीज में क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। आसान होता है आपका एसपी डिजाइन नाम रखना, क्या गलत होता है उसमें, कोई भी गेस कर लेता, बट नहीं, यू टुक द डिफिकल्ट पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए, और जो भी छोटी से छोटी चीज भी, जो आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या आपका खुद का ऑफिस बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें आपका उसमें वैल्यू दिखना चाहिए। मतलब जो भी नया पर्सन आ रहा है तो उसको दिख के आना चाहिए इनडायरेक्टली, विदाउट कुछ कहे कि कुछ तो रीजन है। खुद एक उसमें इंक्विजिटिव जागरूकता जागनी चाहिए। टेंजिबल एस्पेक्ट पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वैल्यू सिस्टम पर। सर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 361 बिट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके सर जितना मैं समझ पाया आपकी रिसर्च करते वक्त, क्या ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक को एम करता है जो कि है यंग स्टूडेंट्स, कि क्या ये उन आर्किटेक्ट्स के लिए भी है जो उनके 40s 50s में है फॉर एग्जांपल? बिल्कुल। अभी हमारा फोकस उन पर नहीं है जो 40s 50s में, क्योंकि वो हमारे से काफी एक्सपीरियंस्ड है, और हम अगर उनको कुछ ये करने जाए तो थोड़ा सा एक हायरार्की डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हमारा मोर फोकस्ड है जो फ्रेशर्स आर्किटेक्ट है, जो खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं या कर लिया है, या जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग पे। मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को ये कहता कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप अभी अपना कुछ ना कुछ जल्दी से स्टार्ट करो। सर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक जो है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम वीआईटी मतलब कॉलेजेस में विजिट करता हूँ मैं रेगुलरली, तो जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मैं उनको बस एक ही, आप स्टार्ट करो इसके बाद हम बात करेंगे। आप स्टार्ट करो, इसके 3 4 5 6 महीने बाद आप मिलो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं समझ रहा है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, मोर ऑफ अ मेंटर का रोल आप बिल्ड करेंगे। हाँ, और रही बात जो हमारे एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट है, उनके लिए भी हमारे दिमाग में चल रहा है मॉड्यूल, वी आर प्लानिंग फॉर दैट, बट राइट नाउ हम लोग उनके लिए अपने अब तक हमारा यंग आर्किटेक्ट्स पर ही फोकस। सर इस पूरे फील्ड में इंक्लूडिंग द 361 बिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप्स कितना मेजर रोल प्ले करती है, और जमीनी स्थिति क्या है इंटर्नशिप की? क्या सच में मिल रही है या फिर क्या सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं? क्या इतनी भागदौड़ हो चुकी है इंटर्नशिप के पीछे कि आपको 6 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ रही है इंटर्नशिप की? सर ये स्थिति क्या है आर्किटेक्चर में? देखिए इंटर्नशिप का ऐसा है कि इंटर्नशिप बहुत सारी है, बहुत सारे फर्म्स में, कुछ फर्म्स ऐसे भी है जो सिर्फ इंटर्न्स के भरोसे ही चलते हैं। मैं ऑनेस्टली ये चीज कैमरे के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मैं गो थ्रू किया हूँ, तो कुछ कुछ फर्म में आप यकीन नहीं करोगे पूरी की पूरी फोर्स जो है 35 इंटर्न्स इन ऑफिस, 35 इंटर्न्स इन ऑफिस काम करते हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स कम दिखेंगे आपको और इंटर्न्स ज्यादा। इंटर्न बस एक चीज, इज दिस पेड और नॉट? नहीं, कोई रूल ही नहीं है ना, कोई रूल कुछ भी रूल नहीं है। एंड एक्चुअली हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज बनी है, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो बॉडी रेगुलेट करती है पूरे आर्किटेक्चर प्रोफेशन को, फील्ड को, वो उनके कुछ रूल्स ही नहीं है इसके लिए। मतलब दिस इज टेक्निकली फ्री लेबर, देयर इज नो बेंचमार्क कि आपको इंटर्नशिप में इतना पैसा मिलना चाहिए, देयर इज नथिंग। इवन जो आर्किटेक्ट निकल के आते हैं ना, उनके लिए भी कोई ये नहीं है कि मिनिमम इतनी स्टाइपेंड मिलनी चाहिए। बाप रे तो बाप, ऑफिस जैसा चाहे वैसा रेगुलेट कर सकता है और अगर आप नहीं कर तो कोई और 100 बच्चे मिल जाएंगे। और अगर आपका नाम बड़ा है, कोई आप अच्छे आर्किटेक्ट हो, तो स्टूडेंट्स को तो नहीं समझता, वो तो चले जाता है, सर का नाम सीवी पे आ जाएगा, और वो फ्री में काम करता है। बाप रे। तो इवन मैंने भी जो इंटर्नशिप करी है, सो दैट वाज नॉट कुछ अच्छा स्टाइपेंड नहीं था, बहुत कम था, बट इतना नहीं कि आप खुद को सस्टेन कर पाए, क्योंकि आपके भी इतने एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे भी नहीं निकाल सकता, इतना कम है। सो दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ऑफ ग्राउंड रियलिटी। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई फील कि उसको जो काम कर रहा है, वो जो भी आर्किटेक्ट है या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनका फर्ज बनता है कि उनको उनका स्टाइपेंड
मिनिमम इतना दे ताकि वो सस्टेन तो कर दे पाए। कि वो सस्टेन कर पाए Very और true. उसको ये ना लगे कि मैं एज अ लेबर काम कर रहा हूँ, Very मतलब true. फ्री वर्कर जैसा काम कर रहा सर हूँ ये ऐसा आदत खराब लगती है। मैं लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर ये चीज बताऊं, 5 साल का कोर्स, अनेकों इंटर्नशिप्स, राइट। एक समय के बाद आपको स्टाइपेंड मांगने में डर लगता है हाँ क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती कमाने की। बिल्कुल तो जैसे ही 5,000 रुपए मिलते तो आप एकदम घबरा से जाते हो, अरे मेरे को तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बरोबर इन्होंने तो पैसा दे दिया, अब तो मेरा पूरा जीवन ही इनका हो गया, जबकि ये तो कुछ भी नहीं है। और यही रीजन है कि जब वो बंदा प्रैक्टिस में आता है तो बहुत कम इसमें काम करता है, बहुत मिनिमम। बहुत मिनिमम, मतलब ही डिजर्व मोर। तो वो जितना उसमें डालता है, डिजाइनर लोग जितना अपना टाइम और हार्ड वर्क उसमें डालते हैं उनको उतना नहीं मिलता है, क्योंकि एंड बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे का आर्किटेक्चर में देयर इज नो लॉ कि लाइसेंस ही आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट्स उठा सकता है, मतलब डिग्री का कोई नहीं, लॉ, मतलब हमारा कोई ये नहीं, मोनोपोली नहीं है। ओह सर हमारे इसमें से लॉ में तो यू नीड टू हैव सीए एन में है, लाइसेंस लॉयर डिग्री। में है, डॉक्टर में है, कि एग्जैक्टली। मतलब आप ऐसा तो नहीं कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, आपकी तबीयत खराब है आप मेरे नहीं पास तो नहीं नहीं नहीं, आओगे। प्रॉपर सर्टिफिकेशन लगता है, स्टैट्यूटरी लॉ है। यहाँ पर प्लान बनाता है कोई भी, 3D बनाता है, रेंडर बनाता है, कोई भी रैंडम कंस्ट्रक्शन, हाँ, विदाउट एनी लाइसेंस। तो दिस इज द रियलिटी रियलिटी जो बहुत खराब शॉकिंग मुझे है, लगता है, वेरी शॉकिंग लगता है। और सर इतने सारे बच्चे जो आ रहे हैं उनको अगर ये फेस करना पड़ रहा हो हाँ तो मुझे लगता है उनका सबसे डिफिकल्ट टाइम तो कॉलेज इटसेल्फ ही होता है। यस इंटर्नशिप नहीं मिली उसका प्रेशर, स्टाइपेंड नहीं मिली उसको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, यस, सीवी पे 10 इंटर्नशिप मिनिमम होनी चाहिए, ये सब ख्याल आते होंगे। राइट राइट राइट। और जब वो निकल के आता है तो वही कम पैसों में काम करता है, क्योंकि उसके पैरेलली क्लाइंट्स को तो कम पैसे में चाहिए ना, ना सबसे मतलब मिनिमम में चाहिए। हाँ, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो छोटे प्रोजेक्ट से ही वेरी करेगा, ट्रू, एकदम स्टार्टिंग में तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, सही तो बात। जब आप एक रेसिडेंशियल काम कर रहे हैं तो पैरेलली एक ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी डिग्री नहीं है, बट वो भी काम ले रहा है और एक डिग्री वाला बंदा भी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कम में लेगा। तो इनके कंपैरिजन में हमको भी प्राइस, आपका तो इन्वेस्टमेंट भी हुआ है क्योंकि आपने डिग्री ली है, एजुकेशन किया है, अच्छे कॉलेज से किया है, वेरी ट्रू, इतना उसमें हार्ड वर्क फीस दी है, सब दिया है। राइट। तो ये प्रॉब्लम्स है जिसके पीछे हम लोग एज अ 361 बिट लगे आप काम कर रहे हैं। यस सर व्हेन वी कम टू द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द थिंग्स नाउ, सर आर्किटेक्चर एज अ फील्ड मैं अक्सर, मैं अगर आपको बाहर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो क्योंकि मैं तो कोई भी अंदर से नहीं हूँ ना इंटीरियर ना आर्किटेक्ट, सर अक्सर बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि नई डिजाइन आजकल नहीं आती, ओके या फिर पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है हर डिजाइन का। राइट। पर इसमें कई बार दूसरे पक्ष से भी चीजें होती है कि हम ही अगर आपको फोटो भेजेंगे तो आपको तो वही बनाना पड़ेगा, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी क्या उसमें निकलेगी। करेक्ट करेक्ट। पर कोई पक्ष ये भी बोलते हैं कि वो लोग खुद ड्राइंग्स इधर से उधर हो रही है, सिमिलर डिजाइन कॉपी हो रही है। राइट। सर एज एन आर्किटेक्ट आप इन चीजों पे क्या अपना व्यू रखते हैं? अभी बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे ऐसा सुनने में भी आया है कि हम लोग काम करते हैं बट क्लाइंट्स बोलता है अरे ये तो मैंने ही डिजाइन किया क्योंकि जो पिंटरेस्ट एक फैक्टर आ गया है कि आजकल पिंटरेस्ट का जो सोर्स है वो सबके पास है, पिंटरेस्ट पे बहुत सारे डिजाइन है, तो क्लाइंट्स जो होता है वो डायरेक्टली वहीं से स्क्रीनशॉट लेता है और डिजाइनर्स को भेजते हैं, आर्किटेक्ट्स को भेजते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। अब जब आर्किटेक्ट खुद बना के लाता है तो वो डिपेंड करता है अभी क्लाइंट टू क्लाइंट कि उनका कैसा मैच मेकिंग, उनका कैसा इंटरेस्ट है उसमें, बट क्लाइंट्स का क्या होता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। सर ये कितना रियल है, आप अपने प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से बताइए। कल को मैं आपको कोई भी फोटो लेके भेज दूं कि भैया आप सुशांत जी ये बना के दीजिए सर ये क्लाइंट को मैं चाहता हूँ हमें एक जवाब दे यहाँ से कि कितना रियल है और कितना डिफिकल्ट आप लोग के लिए है। क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता या खुद का नहीं देना चाहता, हम देना चाहते हैं, बट क्या है कि क्लाइंट सामने से ही अगर लेके आ रहा है और फिर मेरे को कन्विंस करने में ही मेरा टाइम और एनर्जी जा रहे हैं, तो वी आर लाइक कि ठीक है जो आप दे रहे हो वही बना, मतलब यही डिजाइन है तो मेरा जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये एक रीजन होता है। अगर क्लाइंट्स हमें थोड़ा सा टाइम दे और वो बोले थोड़ा सा फ्रीडम दे कि आप अपनी क्रिएटिविटी लगाकर, मैं थोड़ा फ्री हूँ, पैसे को लेकर भी फ्लेक्सिबल हूँ, बट आप अपना यूज करो और फिर हम उसको ट्राई करेंगे। डेफिनेटली हर एक आर्किटेक्ट उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे आप बताइए ना, मुझे अपना डिजाइन देखने में क्यों अच्छा नहीं लगेगा सर। इसलिए आपने इतनी 5 साल पढ़ाई करी है ताकि आप वो, हम लोग नहीं करना चाहते वो कॉपी, बट वो क्या है कि करना पड़ता है, वो एटमॉस्फेयर ऐसा बन क्लाइंटल और जो चल रहा है आसपास। क्योंकि क्लाइंट्स का कैसा होता है, उन्होंने बाजू में कहीं देख लिया, किसी के यहाँ कहीं देख लिया, या कहीं अपना वो फोन पे देख लिया, वीडियो में देख लिया, बहुत रील्स में देख लिया, तो फेसबुक वो पे एकदम से अब ये लगता है, अपीलिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो लगता है ऐसे ही चाहिए।
बट रियलिस्टिकली वो कितना पॉसिबल हो Right. सर, क्या पता वो डिजाइन के आउट ऑफ इंडिया की हो, जो चीज इंडिया में आई ना हो, बिल्कुल। बट फिर भी आपको वो बना के देना है। और राइट क्योंकि आप बड़ी मार्केट तो आप पे प्रेशर भी है, क्या है, Yes, नहीं दूंगा yes. तो दूसरा क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको मेजर बिजनेस मिलता है। और फिर जो उसका क्रेडिट होता है वो भी क्लाइंट ले जाती है, हमने इनको फोटो दी थी, बहुत तो परेशान ये किया। तो मैंने ही किया था। Exactly. इवन सिलेक्शन के वक्त भी हम जब आते हैं तो सिलेक्शन के वक्त भी अब क्लाइंट्स को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उनके घर में लगने वाला है, उनको पता होना चाहिए, नॉलेज हमारा होना चाहिए। काम क्या है कि अच्छा क्या है, सजेशन क्या है हमारा, और फंक्शनल कौन सा अच्छा है, कि जब आप यूज करेगा तो कौन किसकी इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आपका आपकी रिक्वायरमेंट और एस्थेटिक क्या है, वो दोनों को मिलाकर हम उसका सजेशन। सो ट्रू। बट थिंग इज क्लाइंट लगता है अरे मैं तो गया था, तो ये तो मैंने चूज किया, आपने क्या किया। आर्किटेक्ट तो बस ऐसे ही यार। सर इसमें विजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप एक कोई साइट कंप्लीट करते हैं, आप उसको आज से 5 साल के बाद का देख के करते हैं, 10 साल के बाद का, लाइफ टाइम की बात का देख के? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आज ही या 5 साल 10 साल के लिए नहीं रहने वाला है, वो सालों साल चलने वाला है। एग्जैक्टली। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि आपने एक भी प्रोजेक्ट अगर अच्छे से किया है तो आपको वो जिंदगी भर क्लाइंट्स देते रहेगा। सर इसमें कितना डिफिकल्ट होता होगा आपके लिए विजन रखना कि आप रहे ना रहे, आपका प्रोजेक्ट हमेशा रहेगा। डिफिकल्ट होता है, बट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना करें एक साथ, लिमिटेड अच्छे क्लाइंट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स करो। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्टर आउट करना क्या नहीं चाहिए मुझे पता होना चाहिए, ना बोलना भी उतना जरूरी है साइट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्टार्टिंग में आप कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में होते नहीं है, तो आप जो आ रहा है वो ले लीजिए, बट एक टाइम के बाद आप कोशिश करिए कि मुझे क्या पसंद है और मेरे वैल्यूज के साथ क्या जाता है, मैं वही टाइप के प्रोजेक्ट्स लूंगा, बाकी प्रोजेक्ट्स में मैं डील नहीं करूंगा। इसके अगर आप ये पकड़ के रखेंगे तो आप जरूर से इवेंचुअली। सर इसमें सिलेक्शन जब भी आप फॉर एग्जांपल करने जाते हैं, तो एज अ लेमैन जो भी ये वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप उनको गाइड कर पाए सिलेक्शन के ऊपर, तो बहुत संक्षेप में आप कैसे गाइड करेंगे उन्हें? सिलेक्शन के ऊपर सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि किसी के ऊपर ना छोड़िए, डिजाइनर के ऊपर। अगर आपके घर में लग रहा है तो आप खुद भी आइए, इनिशिएटिव लीजिए। पैरेलली जो एक्सपर्ट है उनसे पूछिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे काम करेगा। समझ लीजिए आप कोई स्टोन सिलेक्ट कर रहे हैं, मार्बल टाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे स्क्रैच आएगा क्या, इस पे पानी अगर ये तो वाटर रेजिस्टेंट है क्या, हीट रेजिस्टेंट है क्या, ये सब प्रॉपर्टी जानने के बाद एक्सपर्ट की राय लीजिए, और फिर आप अपना भी फंक्शन देखिए कि ये कहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अंडरस्टूड। ठीक है, तो उसको जब आप रियल स्केल में देखोगे, मतलब शॉप में आके खुद देखोगे, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नेदर की फोन पे देखकर सिलेक्ट करना है, पीडीएफ में देख के, फोन पे देख के। आप मटेरियल को जाइए, फील करिए, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। So true. उसको जब आप हाथ लगाते हो तभी आपको समझ में आता है कि वो क्या मटेरियल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रियल एक्सपीरियंस लो मटेरियल का, टेक्सचर्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप संक्षेप में बता पाए किसी लेमैन को कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे सिलेक्शन में, जैसे आप कह भी रहे थे कि आप सरफेस को फील करिए, समझिए उसको कि वो क्या है, कैसा है। सर एक बार हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, मार्बल फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली चीज लगती है। करेक्ट। आप कैसे किसी को गाइड करेंगे उसके सिलेक्शन में? मार्बल के लिए कोई भी टाइल, मार्बल ग्रेनाइट फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कहीं पे अगर लगा है तो उसको देख कर आ जाइए। पहले देखिए, अगर किसी के यहाँ लगा है, आपके नेबर के यहाँ या कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, तो आप उसको एक विजिट करिए, देखिए उस पर चल के कि कैसा दिखता है वो। क्योंकि रियल कैसा होता है कि जब हम रेंडर प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर भी समझ में आता है, ऐसा नहीं है, बट रियल मटेरियल और रेंडर में फर्क होता है, क्योंकि कलर में फर्क आएगा, वहाँ टेक्सचर में फर्क आएगा। तो सबसे पहले आप देख कर आ गए, क्या स्केल का करना है, इसके लिए आप शॉप में विजिट करें कि वो मटेरियल दिखता कैसा है और उसकी क्या क्या वेरिएंट है। फॉर एग्जांपल मार्बल भी अगर अपन पकड़ते हैं, मार्बल पे भी बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे वेरिएंट्स है ना। तो जो रियल साइज होता है, मतलब 2x4 की जो टाइल हो गई, 8x4 का जो हमारा मार्बल का साइज आता है, या उसमें भी जो अलग अलग साइजेस आते हैं, एक बार वो देखिए, और वो जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपके डिजाइनर को बोलिए कि आप इसे मुझे डिजाइन में डाल कर दिखाइए। सर रेंडर एक बार अगर आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत लोगों को तो रेंडर क्या है वही नहीं पता होगा। अच्छा, सो 3D रेंडर बेसिकली ये होता है कि जो बनने से पहले, रियल स्केल में बनने से पहले जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं, जिसको हम सादे भाषा में नक्शा बोलते हैं, मैप जो होता है, तो जिसको हम प्लान बोलते हैं टेक्निकली। तो प्लान के ऊपर हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं। एक बार हमारा 2D में, क्योंकि प्लान जो होता है वो एक्स और वाई 2D में बनता है, ठीक है, जिसे हम देखकर ये समझते हैं कि मेरा कमरे का साइज क्या है, मेरे विंडो किधर है, डोर किधर है, हमारा प्लानिंग कैसा है, फर्नीचर लेआउट, ये समझ गया।
इसके ऊपर हम फिर उसके बाद 3D में काम करते हैं, मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने पे हम आपको विजुअलाइज कराते हैं, मतलब आपको इमेजिन करवाते हैं कि वो दिखेगा कैसे लगने के बाद एक्सटीरियर ही आपका घर कैसे दिखेगा, उसमें किधर क्या क्या एलिमेंट रहेगा, कहाँ कहाँ डिजाइन आएगा, है ना, विंडो कितना बड़ा रहेगा। फिर इंटीरियर में भी हम पूरा इंटीरियर जो डिजाइन करते हैं उसमें मॉडल के अंदर दिखाते हैं, और उसके बाद पूरा मटेरियल, रियल मटेरियल ऐड करने के बाद रेंडर निकालते हैं। ये जो रेंडर वर्ड है, जो आप होर्डिंग्स पे देखते होंगे या जो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, दैट इज अ रेंडर, जो एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज होता है, जो बड़े बड़े कमर्शियल। बट आप इंडिविजुअल अगर छोटा भी घर बनवा रहे हैं या कुछ भी अगर डिजाइन करवा रहे हैं, तो आप उसका रेंडर निकलवाइए, उससे आपको विजुअलाइज होता है कि अच्छा ऐसा दिखेगा, रियल एक आइडिया मिलता है। और सर कितने हद तक वो और रियलिटी सेम होती है, रेंडर एंड रियलिटी? ये तो बहुत रियल चीज, सिनेरियो अलग ही होता है, क्योंकि जब हम रेंडर देते हैं तो तब क्लाइंट्स का ऐसा होता है कि मतलब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो रेफरेंसेस बेस्ड, और रेंडर में शायद इजीली वो दिखता भी होगा, पर असली में उसको करना तो बहुत बड़ा। हम अभी अपार्टमेंट स्कीम कर रहे हैं, तो 2 अपार्टमेंट स्कीम, तो उसके अंदर ऐसा था कि क्लाइंट्स ने हमें 8-10 इमेजेस भेज दिए, पिंटरेस्ट से, गूगल से, या रियल में कहीं पे अच्छा लगा वो भेज दिया। उन्होंने बोला कि इसको यूज करके आप कुछ डिजाइन बनाओ। ओके, कि हमने कहा ठीक है, हमें एक रेफरेंसेस मिल गया, अभी हम अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके उसमें बनाते हैं। अब जब हम बना रहे थे तब तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें ऐड करने लगा दी, मतलब लाइटिंग्स, ये मटेरियल, क्लैडिंग, स्टोन, ये सब हमने यूज किया। जब हम उसको रियल में एग्जीक्यूट करने के लिए है तो वो सब रिमूव करना पड़ा, कॉस्टिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बूम कर गई उसकी। तो ऐसा नहीं था कि कॉस्टिंग भी हम उसी टाइम बीओक्यू में निकालते हैं। ओके, बट जब रेंडर करते हैं तब क्लाइंट्स बहुत ही हर कोई एक्साइटमेंट में होता है, सो ट्रू, वेरी इमोशनल होता है चीजों को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर रहे हैं। सर हम कोई छोटी ट्रिप भी प्लान करते तो हम सब इंक्लूड करते हैं, एक दिन उधर एक दिन इधर। तो रियलिटी में बहुत अलग सिनेरियो होता है, जैसे रेंडर में बहुत कम इसमें होता है कि जैसा रेंडर में वैसा ही आपको, रियल में, बट वो एक रेफरेंस के लिए होता है, या फॉर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड कि कैसा बनेगा इन रियल्स, बस इतना ही उसका मुख्य होता है। Sir, taking cue from what you said, selection के basis पे, how important for you as an architect is the quality of the product? Sir, generally जब भी कोई चीज का सिलेक्शन होता है, मार्बल हो, प्लाईवुड हो, फॉर एग्जांपल लैमिनेट, वेनियर, स्टोन्स, कुछ भी हो, बहुत कंपनीज इसमें काम करती है, कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ नॉन ब्रांड्स होते हैं। सर अगर मैं एक बार के लिए हाइपोथेटिकली बजट का सिनेरियो हटा दूं इस डिस्कशन से, तो ये मेजरली तो वही हर चीज डिक्टेट करता है कि ब्रांड आएगा, नॉन ब्रांड आएगा, कितने का आएगा, क्या आएगा। अगर मैं वो सिनेरियो हटा दूं, तो एज एन आर्किटेक्ट आपके ओपिनियन में क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड ब्रांड्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर एनी प्रोजेक्ट? देखिए, क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं एज एन आर्किटेक्ट, सो दोनों ही चीज मैटर करती है, 50-50%। एक तो प्राइसिंग को हमने हटा दिया, तो एंड 50% क्वालिटी जिसपे मैं हमारा फोकस्ड होता है, एंड मेरा ब्रांड सेकेंडरी होता है, क्वालिटी फर्स्ट, एंड उसी के पैरेलली डिजाइन, जो हम डिजाइन दे रहे हैं, मतलब मटेरियल जो प्रकार का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डिजाइन मिल नहीं रहा होता है, तो फिर हम लोग ब्रांड को सेकेंडरी कर देते हैं, ये डिजाइन मेरा फर्स्ट प्राइमरी, और उसके हिसाब से अच्छे क्वालिटी में ये डिजाइन चाहिए। उसके बाद मुझे ब्रांड नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी अगर रही, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई गो विद दैट मटेरियल, एंड मैं वही सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को। अंडरस्टूड। सर ऐसा जरूरी है कि क्वालिटी हमेशा ब्रांड में ही मिलेगी? ये भी एक पर्सपेक्टिव लोगों का बना होता है, होर्डिंग वो 4 जगह देख लेते हैं, बिल्कुल, तो शायद आपके पास ये ब्रांड लेके आते होंगे, हमें इसमें चाहिए कि वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में बैठ जाता है। यस, तो उसी को तो हम ब्रांड कहते हैं। मतलब आज आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, तो उन्होंने वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है, ट्रू। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और उसके लिए हम लोग पे करने के लिए रेडी है, वेरी ट्रू। एंड हम लोग ये आंख बंद करके हमारे इसमें सबकॉन्शियसली फिट है कि अगर एप्पल का फोन है तो अच्छा ही होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ ग्लिचेस नहीं आएंगे। तो ये उन्होंने विद द ओवर द टाइम ब्रांड वैल्यू बनाई है, इसलिए सब लोग उस पर भरोसा करते हैं। सेम विद द अदर ब्रांड, जैसे हम मटेरियल में बात करें जी, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, पेंट्स के ब्रांड्स है, प्लाईवुड के ब्रांड्स है, तो इन्होंने वो विद द टाइम लोगों का ट्रस्ट जीता है, हाँ, तो इसीलिए वो वैल्यू क्रिएट होती है, इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांड के साथ ही आपको जाना होगा, वो बहुत मतलब डिपेंड करता है, अभी वो डिजाइनर टू डिजाइनर। ऐसा मेरा मानना है कि मेरे लिए डिजाइन और क्वालिटी फर्स्ट होता है, ब्रांड होता है, क्योंकि आजकल इतने वेरिएंट है और बहुत सारे मतलब ब्रांड्स आ चुके हैं, तो ब्रांड हो चाहे नॉन ब्रांड हो, सेकेंडरी है, फर्स्ट इज क्वालिटी।
सर क्वालिटी पे अब क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम में आ जाती है तो क्वालिटी हमेशा मात खाती है जब Right. आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए। करेक्ट करेक्ट सर डू यू फील दिस व्हाइल यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट? क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर हो हाँ तो उसने तो आपको सेल करके वो फ्री हो गया, करेक्ट उनको क्वालिटी या फिर उसकी सस्टेनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट 5 साल बाद फोन आपको आएगा, उसे शायद नहीं आएगा, Correct. शायद वो आपको पहचाने भी ना, बरोबर क्योंकि वो तो बहुत लोगों को बहुत चीजें राइट बेचता है। राइट सर इसमें क्वालिटी का मेजर क्या रहा अब, क्योंकि इतनी ऑप्शन आ चुके हैं? ये एक्सपीरियंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है विद द मटेरियल Okay. मटेरियल के साथ। मतलब स्टार्टिंग में ठीक है हम लोग ने रिसर्च किया नेट पे, बट हो सकता है कि जो शॉप से आप ले रहे हो तो उन्होंने आपको गलत मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, नॉलेज गलत तो दिया। आपको अगर एक्सपीरियंस है मटेरियल का, थोड़ा टाइम अगर आपने उसके साथ बिताया है, मतलब 4-5 साल कहीं पे प्लाईवुड यूज किया और आप 5 साल बाद देख रहे हो कि अब ये कैसा फंक्शन कर रहा है, तो आपको वो समझ होगी कि कौन सा टाइप का मटेरियल मुझे लेना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड जो चेकलिस्ट होती है उसको आप टिक करिए, है ना, वाटर रेजिस्टेंट है क्या, फायर प्रूफ रेजिस्टेंट है क्या प्लाईवुड, है ना, थिकनेस क्या है, डिजाइन कैसा है, कौन से ब्रांड का, अगर ये आपको क्लैरिटी बेसिक आइडिया है और आप मटेरियल का, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई गारंटी नहीं ले सकता, फ्रेशर्स का तो नहीं, वो विद द एक्सपीरियंस ही आएगा, इवेंचुअली आता है। आपको थोड़ा सा टाइम तो बिताना ही पड़ेगा मटेरियल। एज अ क्लाइंट ये आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, Yes. क्योंकि आप खुद फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, राइट, माइट बी फॉर कॉस्ट बरोबर। पर्पसेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो इसलिए आप पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी क्लाइंट्स का कैसा है कि फ्रेशर्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, मैंने जितना देखा है मार्केट, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो फ्रेशर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सर ऐसा दिस इज द रियलिटी, क्योंकि दे वांट क्रिएटिव थिंग्स, और जो फ्रेशर्स होता है ना, ही नोज कि क्या चल रहा है, पैशन होता है, पैशन वो होता है, एज ग्रुप young होती blood है। को- हाँ, सो ट्रू। कैसा होता है कि एक ह्यूमन माइंड का मैं साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। जी सर। विद द टाइम ना हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनते जाता है, एंड आप खुद का अगर लाइफस्टाइल देखोगे, एक दिन में भी देखोगे, रूटीन तो है। आप एक पैटर्न में काम करते हो, एकदम अनकॉन्शियसली आप चीजें करते हो, मतलब आपका ध्यान भी नहीं होगा, आप ग्लास उठाओगे, पानी पी लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोच कुछ और रहे होते हो, गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंच जाते हो। सही बात। तो ये कैसे हो गया कि ये मेरा रोज रोज करते 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 दिमाग में ये कर रूटीन बना लिया। बट कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि चलो आज मैं ये गली से घूम के आता हूँ, या ये एक्सप्लोर करता हूँ, या चलो मैं आज उल्टी गाड़ी चलाता हूँ। सीधी बात, एकदम सही बात है तो सर। ये क्या करता है कि एकदम से मेरा पैटर्न ब्रेक कर देता है। मैं सुबह एक्चुअली यही चीज के बारे में सोच रहा था कि मेरा दिन मतलब रोज वही 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 कर रहे हैं, तो डिजाइन भी वैसा ही है कि आपके पास क्या होता है कि समझ लो आपने 10 साल 20 साल प्रैक्टिस करी, तो एक बॉक्स, तो आपके पास साइज ऑफ द प्लॉट तो सेम ही रहने वाला है, डिजाइन कितना ही बड़ा होगा, सही बात ठीक है, रेसिडेंशियल कर रहे तो वो से मतलब दिमाग में बन जाता है, नेचुरली ऐसा होता है ना, कि अगर एक चाहे ऐसा बने, बट वो आदत में आ जाता है। कितना भी चाहे, वो क्रिएटिविटी जो है ना विद द टाइम एक पैटर्न में बदल जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको खुद को नए नए एक्सपोजर में डालना होता है, मतलब नई नई आदतें या नए यंग लोगों के साथ हैंग आउट करना होता सर ये कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपने ओपन किया है, साइकोलॉजी इन आर्किटेक्चर। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी बात है सर ये, कि ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए नहीं, क्लाइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलर्स, मटेरियल टेक्सचर, साइज, स्केल, डिजाइन, इसमें भी साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो कलर यूज करते हो उससे आपके इमोशंस डिसाइड होते हैं। सो ट्रू। सो ब्राइट, जैसे रेड हो गया, अगर आप रेड कलर इमरजेंसी, गुस्सा आएगा, ब्लू कलर यूज करोगे तो काम, कूल डाउन, पीसफुल रहोगे, व्हाइट कलर रहोगे तो आपको ब्राइट लगेगा। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखते हैं आप जब डिजाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम वो प्रोजेक्ट को ऐसा ही करते थे कि मैं खुद रहने वाला हूँ। अगर आप वो शूज में खुद का पैर अगर डालोगे तो आप उसको ऐसा करोगे कि ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, मेरा ही घर है, इसमें मैं ही रहने वाला हूँ, तो आप उसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि ऐसा करते वैसा करते। तो जनरली जो बाहर से ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर में सिर्फ आप आए डिजाइनिंग करके चले गए, नहीं, इसमें बहुत साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जुड़ा है काफी हद तक। आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके शरीर के लिए एक डॉक्टर इंपॉर्टेंट होता है, आपके अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपका जो घर का डॉक्टर है वो आर्किटेक्ट है। सर एक नोशन मैं चाहूंगा ब्रेक करे इस सिनेरियो में, जो अक्सर हर किसी को लगता है जब वो घर बना रहा हो, अरे मैं ही बना लूंगा, आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है। करेक्ट सर ये बेसिक, क्योंकि आर्किटेक्चर अभी भी एक एड ऑन एक्सपेंडिचर लगता है। आप समझ रहे हैं, रूटीन वर्क नहीं लगता, लग्जरी लगती है। यानी तो ज्यादा खर्चा है, मटेरियल में तो वैसे ही खर्चा होगा, कारपेंटर तो करना पड़ेगा, आर्किटेक्ट थोड़ी कारपेंटर बनेगा। तो अगर ये दो चीजें हैं, सर एक और नोशन बना है, कारपेंटर इतनी जगह काम कर लेता है तो उसको बहुत आइडिया मिल गया डिजाइन। सर एज एन आर्किटेक्चर मैं चाहता हूँ आप इसमें थोड़ी क्लैरिटी दे कि आपका प्रोफेशन क्यों अलग है और क्यों जरूरी है और क्यों रिप्लेस नहीं हो सकता।
जैसे मैंने बोला कि आर्किटेक्चर कैसा होता है कि अभी कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स मैं देखता हूँ जहाँ पे क्लाइंट्स खुद अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोग वो आर्किटेक्ट्स को हायर नहीं करते। दे आर लाइक कि मुझे आप प्लान बना के दे दो, एग्जीक्यूट मैं कर लूंगा। कुछ लोग ऐसे भी है, तो क्या करते हैं कि कुछ 1000, 5000, 10,000 में प्लान बना लिया। हाँ। अभी इसमें भी हायरार्की है, मतलब हमारा तो एक बेसिक स्टैंडर्ड है, आप प्लान भी बनवा रहे तो इससे नीचे हम नहीं करेंगे। इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन डिग्रेड होता है। सो ट्रू सर, क्वालिटी खराब होती है। अगर मैं वैल्यू नहीं करूंगा मेरी डिग्री की, हमारा जो नाम लग रहा है सर, ये तो मेरा जो कम्युनिटी है वो कैसे, जो यंगस्टर आएंगे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो ट्रू सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखें। वेरी ट्रू। और ये स्टैंडर्ड जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी ये चीज बताएं और उसको जोड़ के रखें, कोलैबोरेशन में काम करें। सो वी बिलीव इन कोलैबोरेशन। हम लोग अभी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग ऑलवेज वेलकम करते हैं कि अगर आप भी डिजाइनर साथ में आके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे कॉम्पिटिटर। दिस इज सो रेयर सर, क्योंकि जैसा कि आपने कहा स्टाइपेंड नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो कोई भी चाहेगा कि बेसिक मिनिमम मिल जाए और मैं काम कर लूं, और उससे आपकी कम्युनिटी को हार्म हो रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था जी सर कि आर्किटेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो प्लान लेकर खुद से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चरल तो नहीं लेते हैं, उनको जो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है वो ही करते हैं, वो कर देते हैं। और फिर कहीं पे क्रैक पड़ता है, कहीं पे पानी आता है, कहीं पे डैमेज होता है, कहीं पे कॉलम कैसा भी, मतलब आप बहुत सारे घर देखोगे आज भी जो बन रहे हैं ना, कुछ कुछ जहाँ पे आर्किटेक्ट का सुपरविजन नहीं है उसके उस घर में, तो वो घर बिगड़ना ही बिगड़ना है। और वो रियलाइज होता है बनने के बाद, फिर तब वो और हमें नहीं कर सकते, नहीं फिर वो हमें बुलाते हैं कि अब इसमें क्या कर सकते हैं आप ये बताएं। तो मैं उनको तभी बोलता हूँ कि आप जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए एक घर बनाने में आप डालते हैं, निवेश कर रहे हो, तो आप कुछ 1000 रुपए एक डिजाइनर को क्यों नहीं देते? वो आपका सिर्फ मटेरियल नहीं बचाएगा, वो टेक्निकल चीजें जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आनी है वो आज ही देख लेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई से घुसा हुआ है। सो ट्रू सर, कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप तो कुछ और कर रहे हैं, आप तो आज ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं घर बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है जिसमें एक मतलब एक जीव रहने वाला, एक लिविंग रहने वाला, और सब सालों तक है। यस सर। और अब कारपेंटर के पर्सपेक्टिव से आप ये बताइए, ये जो नोशन एक चलता है कि मैं कारपेंटर हायर कर लूंगा, ये आर्किटेक्ट के अंदर काम कर चुका है, 15 साइटों पे काम कर चुका है जिसको, और वो खुद भी बोलेगा कि मुझे आता है, कि उसको भी उतना ज्यादा पे मिल जाएगा। सर इसमें प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है आपका? देखिए आर्किटेक्ट जो होता है, ये सॉरी कारपेंटर जो होता है, वो ड्राइंग्स तो नहीं बनाएंगे, वो जो कुछ करेंगे ऑन साइट ही करेंगे, प्रैक्टिकल, मतलब उनको एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब और मैं उनकी वो वैल्यू करता हूँ। उनका जो एक्सपीरियंस है, मैं 100% वो स्किल्ड है, वो हमसे बड़े हैं, उनकी 100% वैल्यू करता हूँ। बट हमारा रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी जब आप बड़ा काम करे तो उसमें एक मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, सुपरवाइज होना। जैसे एक फिल्म बनाते तो एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर कुछ नहीं करता, सिर्फ वो डायरेक्शन देता है, सही पर्सन को सही जगह लाके रखता है। आर्किटेक्ट भी वही करता है कि जो सही फिट पर्सन है हम उसको देखते हैं, जिसके साथ हम काम कर चुके हैं, हम उसी को एंटर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको सही जगह फिट करेंगे, उसको बताएंगे कि मुझे कैसा चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आर्किटेक्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा उसके दिमाग में प्लान होता है। जब एक घर बन रहा होता है तो वो देख चुका होता है कि कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, और इसके अंदर मैं रहूंगा तो मुझे कैसा फील होगा। ये विजन का ही तो सर पूरा वो है, का तो हम लोग का इम्पोर्टेंस है ना, अदरवाइज बाकी सब कुछ तो कर सकते हैं आप लोग। तो जब एक फर्नीचर भी डिजाइन कर रहे हैं तो उसका भी ये है कि फर्नीचर बनने के बाद कैसा दिखेगा और उसका कैसा यूज होगा। मेन तो सर यूज ही है, क्योंकि दिखना तो एक समय खत्म हो जाता है। ऑन साइट एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो डाउट, बट आपको फिर भी मुझे ऐसा लगता है ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। विदाउट ड्राइंग कोई भी चीज करना, मतलब उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि वैसा ही। और सर ये सबसे मेजर पॉइंट मुझे लगता है, वो अंडू थोड़ी कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। कारपेंटर ने सीधा बना दिया बिना ड्राइंग के, बना दिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो मटेरियल भी गया, समय एफर्ट गया, और वो तो उसका पैसा ले क्या होने वाला है, क्लाइंट्स क्या बोलेगा, अभी बन गया, उसके बाद जैसा चलने दो, कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकते। So यहीं पे अगर आर्किटेक्ट आता था और कुछ मिस्टेक होती थी तो कारपेंटर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता था, पूरा का पूरा आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहता था, और वो सही भी है, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग, उनकी निगरानी के अंदर है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज। वेरी ट्रू। तो ये चीज का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सर एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा टाइमलाइन के ऊपर, जो कि सबसे डिफिकल्ट चीज है मुझे लगता है इस पूरे फील्ड में आप लोगों के, कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखिए ये मेरा प्लॉट है, समझ लीजिए 4000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट का, आप, और मुझे हमेशा ईगरनेस होगी जानने की कब मुझे मिलेगा, बर्थडे आएगा, गिफ्ट कब मिलेगा, ऐसे मैं इतना निवेश कर रहा हूँ, इतना सब डाल रहा हूँ, मुझे मेरा घर कब मिलेगा। सर ये टाइमलाइन आप लोग किस तरीके से देते हैं, और
जनरली ऐसा क्यों होता है कि 8 महीने ज्यादा लग गए सर? क्योंकि मैंने ये खुद ऑन फील्ड काफी बार देखा है कि इतना ज्यादा समय लग जाता है कि वो एसेंस चले जाता है करेक्ट करेक्ट, प्रोजेक्ट जो एक्साइटमेंट रहती है वो चले पूरी जाती किल हो जाती है। और सर ऐसा हो जाता है कि आर्किटेक्ट और क्लाइंट ही बात नहीं कर रहे हैं तुम्हें जिनके साथ ये चीज बननी चाहिए थी वो खुद ही अंत में ऐसा विपरीत जा बरोबर चुके है, हैं। सर इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं ये तो कहीं कहीं होता है। हम लोग भी ये मैं 100% ये चीज मानता हूँ कि टाइमलाइन आगे होती है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन काम है इट्स नॉट लाइक स्टैटिक, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है। इतना समय हुआ खत्म अभी क्या हो होता गया। है, जो बड़ी कंपनीज काम कर रही होती है उसके अंदर दे हैव वो प्रॉपर एक्सेल शीट, वो गैंट चार्ट बनाते हैं। उसमें पर्टिकुलर ये होता है कि आज ये लेबर आएगा, इतने से इतने काम करेगा, अगर वो छुट्टी पे तो उसकी जगह और किसी को रिप्लेस रिप्लेसमेंट करेगा। तो ये जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है ना, कंस्ट्रक्शन एज अ होल इंडस्ट्री, 361 बिट के अंदर यही रिसर्च करें, कंस्ट्रक्शन एज अ होल इंडस्ट्री डिसऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर क्लाइंट्स अगर उसको ट्रैक करना चाहे साइट को, तो देयर इज नो सिस्टम कि वो फोन पे देख पाए कि मेरी साइट पे क्या चल रहा है। अगर उन्होंने टर्न की प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें अपना जो क्लाइंट है वो देख पाए कि मेरे साइट पे आज क्या मटेरियल आया, कितना यूज हुआ, कौन कौन आ रहा जा रहा है, क्या ट्रैक चल रहा है। तो जब हम इसको स्टैंडर्डाइज की तरफ जाएंगे ना, जिसमें जो वर्कर एंटर हो रहा है वो भी लाइसेंस्ड वर्कर है। यूएस में जो बाकी कंट्रीज में है वहां पर जो भी काम करता है हर एक का खुद का लाइसेंस होता है। इट्स नॉट लाइक कि वेरीफाइड होता है, मतलब वेरीफाइड होता है कि इसकी ये स्किल्ड है और इतने काम इतने देर में निपटा देगा। मतलब टाइमलाइन है, जैसे डिजाइनर्स को आप टाइमलाइन देते हैं, ये टाइम में मुझे डिजाइन चाहिए, वैसा ही वर्कर भी उतने टाइम में आपका काम फिनिश कर देगा। तो हर एक चीज प्रोफेशनलाइज्ड है, सिस्टमाइज है, वो हमारे यहाँ नहीं है। और इसी की वजह से जैसे अभी होली है, दिवाली है, 10 दिन साइट बंद, तो इसमें आर्किटेक्ट क्या करेगा? सही बात है। तो जब तक साइट पे काम नहीं होगा वो साइट आगे नहीं बढ़ेगी। हम तो ड्राइंग्स का सेट रेडी कर देते हैं, स्टार्टिंग में पूरा सेट हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं, बट वो एग्जीक्यूट होगा तभी तो साइट आगे बढ़ेगी। सही बात है। तो ये सिस्टमाइजेशन जो है ना इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं कि वर्कर भी जो है उनका भी वही हाल है। जैसे एक इंटर्न का होता है, उनका भी फिक्स नहीं है कुछ, मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना मिलना चाहिए, कहीं पे कम मिलता है कहीं पे ज्यादा मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो हम बाहर से लेबर यहाँ पे काम करने माइग्रेट करके आती है। यस, सो वी वांट कि एक ऐसे सिस्टम बनाए जिसमें होलिस्टिकली सब कुछ स्टैंडर्डाइज और पूरा ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट हो। लोग कंप्लाई करना पड़े अथॉरिटीज को, यस, एंड जो काम दे रहे हो उन दोनों को, और जो है मतलब जो डिजर्व करता है उसको इतना मिले, ट्रांसपेरेंट रहे, और ताकि साइड भी हमारा टाइम पे हो, क्लाइंट भी उसको अकाउंटेबिलिटी डिवाइडेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में। सर आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि इसका अंत हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। सर सबसे पहले एक कमर्शियल एंगल की बात करना मैं चाहूंगा आपसे, जो कि बहुत जरूरी है। ओके सर फॉर एग्जांपल लॉ एज अ प्रोफेशन बहुत इमोशंस पे चलता है। राइट, ये मेरा केस मान के मैं लड़ूंगा, जबकि हमें ये कहा भी जाता है कि खुद को अलग करो, इमोशन अलग करो केस। सर वैसे ही आपका भी एक जो आपने कहा कि आप अपना घर समझ के उसको बनाते हैं फॉर एग्जांपल। सर ये पूरे सिनेरियो में मुझे लगता है कमर्शियल एंगल हमेशा मिस आउट हो जाता है। कभी इस बारे में इतनी बात ही नहीं होती कि मैं कितना चार्ज करूं, या फिर कई बार तो ऐसा भी होगा शर्म आती होगी पैसे मांगने में या कुछ करने में। अगला वाला बोलते हैं सर ये तो मेरे घर की बात है, घर हमारे लिए हमारे देश में बहुत इमोशनल चीज हो गई। सर इसमें आप एज ए यंग आर्किटेक्ट, जो कि आप एक इतने अच्छे कॉलेज से आए हैं, आप इतने अब जागरूक है पूरी स्थिति को लेके, आप क्या गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कमर्शियल एस्पेक्ट पे आर्किटेक्चर? कमर्शियल एस्पेक्ट पे स्टार्टिंग में तो यही बोलूंगा मैं कि आप कम इस पे काम करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट है। 1 साल बहुत हो गया। 1 साल में आपको एक आइडिया हो जाता है किस तरीके से सिस्टम चलता है, साइट चलती है, क्योंकि 1 साल में एक साइट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप अपनी जो फीस है वो एक स्टैंडर्डाइज करिए कि मिनिमम इतना मार्केट में चलता है, उससे थोड़ा कम हम इतना चार्ज करेंगे क्योंकि हमें प्रोजेक्ट लेना है। बट ऐसा मत करिए कि इमोशनल होके मुझे प्रोजेक्ट लेना ही तो मैं फ्री में कर दूंगा। ये सबसे गलत। आज भी हमारे एक फ्रेंड है, तो उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो कि रिजॉर्ट था। अभी वो उनका पर्सनल इतना था कि वो क्लाइंट को उन्होंने ये बोल दिया कि मैं ये फ्री में कर दूंगा, पूरा प्रोजेक्ट। उन्होंने 1 साल रोज साइट पे जाके खुद से काम किया,
और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। तो अब ये उनका थॉट प्रोसेस है। अंडरस्टूड। यस, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल जो भी फ्रेशर आर्किटेक्ट आ रहे हैं वो आप फीस लीजिए जो मार्केट में शुरू है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं, आप उतना उसमें मेहनत डालते हैं, तो खुद की इन्वेस्ट करके भी आए हैं, खुद की वैल्यू समझिए, खुद को अंडर वैल्यू मत करिए। मैं यही सबको सजेशन देना चाहूंगा। जैसे एक डॉक्टर, लॉयर, बाकी जो प्रोफेशनल होते हैं वो फीस अपनी चार्ज करते हैं क्योंकि उनके टाइम की वैल्यू है। प्रोफेशनल मतलब क्या, कि वो अपना टाइम दे रहे हैं कंसल्टेंसी में, एंड सेम आर्किटेक्ट भी वही करता है। तो उस कंसल्टेंसी का कुछ प्राइस है, कुछ वैल्यू है, जो कि आप खुद डिसाइड करते हो। अभी इसमें आप देखोगे कि जो ब्रांड आर्किटेक्ट्स हैं, जो स्टार आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी फीस ज्यादा होती है, टीयर 1 जिनको कहा टीयर 1 जो बड़े आर्किटेक्ट्स हैं। तो ये उन्होंने विद द टाइम अचीव किया है, लोग उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका काम दिखता है। सही बात है। तो वैसे ही आप खुद को भी उस लेवल तक जाने की कोशिश करिए। तो ये अगर हम आज ही खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आगे तो छोड़ ही दीजिए। तो जब तक खुद ही आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं अर्न करेंगे तो खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और खुद के टाइम की वैल्यू करो कि मेरा आज पर आवर या हाफ एन आवर भी मैं कहीं दे रहा हूँ तो उसकी वैल्यू है, जिसके लिए इतना मनी, मतलब टाइम इक्वल्स टू वैल्यू जो वाला है ना, वो मेट्रिक अपने लिए डिसाइड करो। सो ट्रू सर। यस सर, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा एक मैसेज के तौर पे 361 बिट को लेके, जो आप आपकी कम्युनिटी को देना चाहते हैं इन टोटल, कि आज से 5 साल पहले आर्किटेक्चर क्या था, आज क्या है, और आज से 10 साल बाद क्या रहेगा। आपका ओपिनियन, क्योंकि आपने इस चीज में एक आइडिया लगाया, नहीं तो आपके लिए बहुत आसान होता नॉर्मली प्रैक्टिस करना, बिल्कुल एक ऑफिस वो करके, बट आपने सोचा कुछ अलग करो। सर, कितना जरूरी है कुछ अलग करना, और 361 बिट कैसे, जो आज कुछ आर्किटेक्चरल इंटर्न्स इस चीज को देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको किस तरीके से फॉर एग्जांपल हेल्प करेगी। आर्किटेक्चर जो है अभी, क्योंकि बहुत सारे उसके बाद फील्ड खुल चुके हैं। जैसे मैं बात करूं कि यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस एक फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन एक फील्ड है। उसके बाद लोग मास्टर्स करने जाते हैं तो ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी एक अलग फील्ड है। फिर जो हमारा कंजर्वेशन वाला हमारा जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो बाकी स्कीम डिजाइन करते हैं, वो एक अलग फील्ड है। इंटीरियर डिजाइन एक अपने आप में एक अलग फील्ड है। उसके अंदर भी डेकोरेशन, जो डेकोरेटिव पार्ट होता है इंटीरियर का, वो एक अलग प्रोफेशन बन चुका है। तो पहले के कंपैरिजन में अभी जो है ये डोमेन खुलते जा रहे हैं। लोग अभी जो आर्किटेक्चर में भी कंटेंट क्रिएशन के तरफ जा रहे हैं। देयर इज अ फर्म जो ये करती है कि फर्म्स को ये बताती है कि उनको मार्केट कैसे करना है। तो मार्केटिंग इन आर्किटेक्चर एक नया फील्ड आ रहा है, कमर्शियलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग नए नए प्रोफेशंस जो है ना, वो खुल रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है कि वो अपना इंटरेस्ट जान के वो पर्टिकुलर इसमें मास्टर्स कर सकते हैं और निश डिसाइड करके उसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो ये उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये, और ये बढ़ते जाएगा। जैसे अभी एआई आ रहा है, तो एआई को यूज करके हम कैसे डिजाइन्स को बना सकते हैं, एआई को यूज कैसे हम कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अभी ये सिनेरियो इन फ्यूचर और बढ़ते जाएगा। अंडरस्टूड। यस, एंड स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही गाइडेंस है कि आप जहां पर भी हो, जो भी स्टेज पे हो, आज ही कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। सो ट्रू। हमने स्टार्ट किया था एक छोटे से इंस्टाग्राम पेज से, उसके बाद आया यूट्यूब चैनल, उसके बाद वेबसाइट, और अभी बहुत कुछ और कर रहे हैं। ये एग्जांपल देखिए आप, सुशांत जी ने एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू किया और उसी पेज की वजह से आज मैंने इनको अप्रोच किया। मैंने इनके आर्किटेक्ट होने से इनको अप्रोच नहीं किया, या फिर एज एन इंडिविजुअल सुशांत जी होने से अप्रोच नहीं किया, उस पेज के थ्रू मैंने इनको अप्रोच किया। तो देखिए, एक छोटी सी चीज जो आपने शायद ये ना सोचते हुए शुरू करी होगी, नहीं सोचा, आज उसके थ्रू लोग आपको पहचान रहे हैं। इससे बड़ा सक्सेस लगता है कुछ होता है कि वो आपका काम है। करेक्ट करेक्ट। तो जहां से शुरुआत करें, उसके बाद क्या होता है कि जब आप करना शुरू करते हैं, एक के बाद एक रास्ते खुलते जाते हैं। तो यही है कि आज ही शुरू करो, भले छोटा सा, जो भी करने की इच्छा है, आर्किटेक्चर में करना है, उससे रिलेटेड कुछ करना है, आप स्टार्ट करिए खुद का, और धीरे धीरे आप ग्रो होते जाएंगे, क्योंकि ये बाय एक्सपीरियंस में बता रहे हैं। ये एक आप समझिए, जो भी अगर आप आर्किटेक्चरल स्टूडेंट है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सुशांत सर ने खोली है, ये आप ही के लिए है। बिल्कुल। तो इनको अप्रोच करने में आपको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि ये आर्किटेक्ट है तो ये कैसे जवाब देंगे, या फिर मैं कैसे अप्रोच करूंगा। अगर ये खुद अपना 1 घंटा एक वीक डे पे निकाल के आपसे बात करने, मुझसे बात करने आए हैं, मतलब समझिए किस तरीके से आपको एक बूस्ट देना चाहते हैं एज ए मेंटर।
और वही मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो 361 बिट इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाइए इसके बारे में सर्च करिए, पढ़िए और तब इनको अप्रोच करिए। अगर आप खुद आइडिया के साथ अप्रोच करेंगे तो एक बेटर डिस्कशन होगा, बिल्कुल, ना कि आइडिया के लिए अप्रोच करेंगे। ये एक बहुत बड़ा 361 बिट का यही एक मेन वैल्यू है, मेन मिशन है कि जो भी यंग आर्किटेक्ट्स है, प्रोफेशनल है, कोई भी जिनको कुछ करना है, स्टार्ट करना है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिस्कस करना है, सो वी आर ऑलवेज देयर। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर कोई भी आकर सीख सकता है, नेटवर्क कर सकता है और आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो किसी के भी साथ। देयर इज नो हायरार्की, नथिंग। हम सब कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो कि एक दूसरे से सीख रहे हैं। सही बात। तो हमारा क्रॉस लर्निंग पर बहुत बिलीफ है। जैसे आपके साथ मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा आप सीख रहे हो, पर मैं ज्यादा चीजें लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। तो यही हमारा होता है कि जहां पर भी प्रेजेंट है वहां से सीखते जाए और उसी तरीके से आगे बढ़ते। बिल्कुल। ये एक सर चीज मैं योगेश मार्केटिंग के थ्रू भी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है। आप आइए, हमसे लैमिनेट लीजिए, हमसे विनियर लीजिए, हमसे आप आके हमसे लैमिनेट समझिए, प्लाई समझिए, एक किचन क्या होता है समझिए, आप लीजिए कहीं से भी। वो तो एक ही इकोसिस्टम में हमें रहना है। राइट। आप, मैं, कोई और ट्रेडर, हमारी ग्रोथ साथ में ही होगी, कोई अकेला कभी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। राइट। पर आप हमारे पास आके इस चीज को समझिए कि प्लाईवुड के ग्रेड क्या होते हैं। लैमिनेट पेपर से बनता है, वुड से नहीं बनता। विनियर वुड से बनता है, पेपर से नहीं बनता। किचन में टेंडम क्या होता है, ट्रॉली क्या, लीजिए कहीं से भी, वो एक बहुत बात की चीज है। बिल्कुल। पर समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे तभी आप एक जागरूक कस्टमर होकर ले पाएंगे। क्योंकि ना वो मेरे घर में लग रहा है योगेश मार्केटिंग के, ना वो सुशांत सर के घर में लग रहा है, वो आपके घर में लग रहा है। और जब तक आप नहीं जानेंगे उसकी अहमियत, आप कभी भी उसको ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे और कल को आपका इन्वेस्टमेंट आप ही को काम नहीं आएगा। सर इसी के साथ मैं आपका एक बहुत बड़ा थैंक यू कहता हूँ कि आपने आपका समय निकाला, एक वीक डे पे आपने आए और आपने ये बातें हमसे करी। सर एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू लोगों को जो ये सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू रथव को और योगेश मार्केटिंग और पूरी टीम को जो पॉडकास्ट में इन्वॉल्व है, और जो लोग देख रहे हैं उन लोग को भी, कि आप ये जो इनिशिएटिव लिया है, एक्चुअली ये इनिशिएटिव हमने भी स्टार्ट किया था कि मटेरियल्स के रिगार्डिंग लोगों को पता चले। तो ये हम लोग 361 में भी करते हैं, बट आप जो अलग एस्पेक्ट से कर रहे हो कि अलग अलग पर्सनालिटी को बुलाकर आप उनसे बात कर रहे हो और ये मटेरियल्स के रिगार्डिंग आप अवेयरनेस फैला रहे हो, जो एक लेमैन या बाकी लोग जिनको नहीं समझ होती है उस चीज, ये बहुत जरूरी है। बाकी ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। मैंने आपके बाकी वीडियोस भी एक बार गो थ्रू किया था, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों तक पहुंचे और आपको देखकर भी बहुत लोग इंस्पायर होंगे और ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ही कर रहे हो, बट आपका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली बहुत लोगों तक पहुंचता है और आपको देखकर किसने स्टार्ट किया आपको भी नहीं पता, उसको ही पता। और इससे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको नहीं पता किसने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट किया। बरोबर। बिजनेस बिल्कुल करना है, मैं बिजनेस को बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बट इक्वली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एज अ सोसाइटी। सर एथिक्स, इसलिए आज हम टाटा बिरला का नाम क्यों लेते हैं? बिल्कुल इसलिए क्योंकि उन्होंने एथिक्स के साथ काम किया। जनरेशनल कंपनी है जिन्होंने अपने वैल्यू सिस्टम पर वो बरकरार है, पकड़ बना के रखी और फिर बिजनेस किया। और तभी शायद लोग, अगर आपके सामने 2 नमक में रख दो, आप लेंगे टाटा का ही। ये वो आपको ब्रांड वैल्यू आपके मन में आती है। उन्होंने अगर ज्यादा भी चार्ज कर लिया तो आप बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप देश हित में कर रहे हैं, आप एक सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही हर किसी ने ट्राई करना, इन्विजन करना चाहिए। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले सैल्यूट है आपको, क्योंकि बहुत कम लोग 1 घंटे कंसंट्रेशन रख के कोई चीज देखते हैं। रील को हम स्क्रॉल करते हैं सर, 10 सेकंड की रील नहीं देखते। तो अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ आपके पेशेंस को। अगर आप कुछ सीखे हैं उससे, आई एम रियली ग्लैड। यही हमारा उद्देश्य था कि हम आपको कुछ सिखा पाए। ना हम आपको कोई चीज के लिए कोर्स करना चाहते हैं, ना सर आप ये बोल रहे कि आप उनको प्रोजेक्ट दो, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि हम मुझसे प्लाईवुड लो। बस ये इनिशिएटिव है कि आप समझो, सीखो और आगे बढ़ो और हमारे साथ आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको ओपिनियन होगा, कोई भी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं सर की डिटेल्स, 361 की डिटेल्स इस वीडियो में ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बिल्कुल, इनको कांटेक्ट करिए, मुझे कांटेक्ट करिए आपको जब भी कुछ सीखना हो। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। आर्किटेक्चरल डायलॉग्स का ये पहला एपिसोड था, मेडन एपिसोड था। आई एम ग्रेटफुल सर, ये आपके साथ में शूट कर पाया, आपने आपका समय दिया। एंड यस, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।